गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हेलो दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम सभी देखेंगे यूपी में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है ये उसमें हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी में कुल कितने पद हैं और उसका सिलेबस क्या है। तो यूपी में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है उसमें कुल हिंदी के लिए 980 पद हैं और इतना सीट काफ़ी है हिंदी के लिए, अच्छा खासा ये सीट कहलाएगा। तो आज की क्लास में हम सभी देखते हैं और आपको आज से ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और एकदम सिंसियर होकर पढ़ाई करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। तो इस चैनल से जुड़ के आप अपनी हिंदी की तैयारी को अच्छा से मजबूत बना सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम देखते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है। सीट भी अच्छा खासा है और वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है और ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2018 में और 2018 के बाद अभी ये वैकेंसी आई है। दोस्तों, दूसरे मौके का इंतज़ार न करते हुए आप अपना जी जान लगा दीजिए और मेहनत करके अपना एक सीट सुनिश्चित करिए, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस टाइम तक आपकी आयु रहेगी कि नहीं, एलिजिबिलिटी में क्या बदलाव होता है। तो इस वजह से अभी जो मौका मिला है इसका फ़ायदा उठाइए और अधिक से अधिक प्रयास करके एक सीट सुनिश्चित करिए। कंपटीशन बहुत हाई है, हमें दूसरों को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए अपने प्रयास को मजबूती से करने की आवश्यकता है। तो अभी हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का क्या सिलेबस है। तो हिंदी व्याकरण में दिया है कारक है, लिंग है, वचन है, उसके बाद से उपसर्ग दिया है, प्रत्यय दिया है, वर्तनी दिया है, उसके बाद से वाक्य शुद्धिकरण दिया है। वाक्य दिया रहेगा और उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी जिसको आपको शुद्ध करना रहेगा, उसको वाक्य शुद्धिकरण करते हैं। पर्यायवाची आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद से विलिम दिया है, उसके बाद से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिया है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द उसे बोलते हैं जो कुछ शब्द होते हैं, एक दो शब्द होते हैं जो सुनने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग ही निकलेगा। उसके बाद से दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, कुछ वाक्यों का कुछ अंश दे देगा और पूछेगा कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे खाने की इच्छा, लिख रहे हैं खाने की इच्छा, तो इसका हो जाएगा बुभुक्षु। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बुभुक्षु। खाने की इच्छा को एक शब्द में बोलते हैं बुभुक्षु। यहाँ पे इच्छा में आधा च रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना रहेगा। उसके बाद से मुहावरा दिया है और लोकोक्ति दिया है। मुहावरा और लोकोक्ति भी मैं आपको एक एक टॉपिक पर डे एक एक टॉपिक पढ़ाते जाऊंगी और क्लियर आपका होता जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी PYQ होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम सभी अपनी क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने हिंदी की पकड़ को मजबूत बनाइए। इसको पढ़ के आप मेरे चैनल से पढ़ के आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई किसी तरीके की कमी को न करिएगा। उसके बाद से दिया है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में दिया है संधि, समास, उसके बाद से दिया है शब्द रूप है, सर्वनाम रूप है, धातु रूप है और कारक के प्रयोग है। संस्कृत में भी कारक दिया है और हिंदी में भी कारक दिया है, क्योंकि आपको पता होगा संस्कृत में कारक 6 होते हैं और हिंदी में कारक 8 होता है। हिंदी में 8 होता है और संस्कृत में 6 होता है, तो दोनों को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है हमें। उसके बाद से संस्कृत में संस्कृत साहित्य के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस रचना और रचनाकार के नाम को पढ़ना है। और रचनाकार में भी बहुत सारे रचनाकार नहीं है, यहाँ पे मुश्किल से 6-7 दिए हैं, जैसे कि कालिदास है, भवभूति है, भारवी है, माघ है, उसके बाद से दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट। बस इतने लोगों को आपको पढ़ना है। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने क्या लिखा है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके इस हिंदी व्याकरण में आपने देखा कि हिंदी में इतना है और संस्कृत में इतना है, और संस्कृत के जो साहित्य का पोर्शन है उसमें इन रचनाकारों के बारे में पूछा जाए।